हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, ये स्पष्ट आदेश आया हुआ है कि आपके पास ऑफलाइन पढ़ाई, क्लासरूम पढ़ाई जिसे आप कहते हो, का विकल्प बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। मतलब करीब करीब सभी सरकारें ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि विद्यालय खोल पाना संभव नहीं है। खुल जाए, हम भी दुआ करते हैं। अगर विद्यालय नहीं खुलता तो आपके पास और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाने नहीं दिए जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई का ही विकल्प बचता है। और दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस ने तो कॉमर्स के क्षेत्र में एक, मान के चलिए, सबसे बेहतर करने का प्रयास किया है। हम चाहें तो हम आपसे जूम या किसी अन्य मोबाइल ऐप पर आके लाइव पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने अन्य छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखा। समस्याओं को जैसे, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेटवर्क इशू जहाँ पे होता है, मतलब वहाँ पे नेटवर्क उतना अवेलेबल नहीं होगा। कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं कि घर के अंदर नेटवर्क नहीं है, घर के बाहर नेटवर्क है। तो इन सारी इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक विकल्प बनाया कि हम YouTube पर पढ़ाते हैं। हम बच्चों के पास लिंक भेजेंगे, वो जब चाहें, जब उनको नेटवर्क अवेलेबल मिले तब वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने आपके लिए एक प्रयास किया है। उस प्रयास को सफलता के शीर्ष पर ले जाना दायित्व तो आपका होगा। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस है, ये हमारे लिए प्रयास कर रहा है, तो आप भी मेरे साथ खड़े होइए। ठीक बच्चों, इशू ऑफ शेयर, बीकॉम थर्ड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट बुक, सबसे पहली बुक कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सबसे पहला पाठ इशू ऑफ शेयर। सही मायनों में हम पूरा पाठ पढ़ा चुके हैं, जितना एग्ज़ाम में आता है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो धुआंधार क्वेश्चन हैं। हमने कहा था वो क्वेश्चन आपके लिए, मान के चलिए, एकदम आपकी हैसियत, या शुद्ध शब्दों में कहूँ कि आपको अपनी हिम्मत परखने का एक मौका देंगे कि आप अपनी हिम्मत जानिए कि हैं कितने आप, अब तक आपने कितनी तैयारी की। ठीक बच्चों, तो हमने क्वेश्चन भी दिया था जिसके जवाब हमें नहीं मिले। एक दो लोगों ने जवाब दिया, बाकी हमें जवाब नहीं मिले। तो हम ये मान रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया या नहीं कर पाए। तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब लेके आया हूँ। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 24, और आप एक कार्य करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा क्वेश्चन पे जी। तो क्वेश्चन नंबर 24, अमृत लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति के 30,000 साधारण अंश 3 रुपये प्रति अंश के अधिमूल्य पर जारी किए। अधिमूल्य माने प्रीमियम होता है। तो कोई अमृत लिमिटेड नाम की कंपनी है, 10 रुपये के 30,000 अंश 3 रुपये प्रीमियम पर जारी किए। भुगतान इस प्रकार होना था: आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 6 रुपये प्रीमियम सहित है, प्रथम याचना पर 2 रुपये तथा अंतिम याचना पर 2 रुपये। तो 3, 6, 9, 2, 11, 2, 13 रुपये हो गए। कह रहे हैं 40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे? 30,000 अंशों का निर्गमन किया है और खरीदने वाले आ गए 40,000। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले ही कहा है, कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करे, यदि आवेदक की संख्या उससे ज़्यादा हो तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं 4,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। उस 40,000 में से 4,000 को कंपनी ने वापस कर दिया कि भैया हम आपको कोई शेयर नहीं दे पाएंगे। तो हमने नियम बताया है, जब कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो कंपनी के पास 3 विकल्प होते हैं। उस तीसरे विकल्प में ये होता है कि कंपनी उनको किसी अंश का भुगतान नहीं करती। तो कंपनी जिनको किसी अंश का भुगतान नहीं करती, कंपनी उनके अंशों को वापस कर देती। मतलब उनके द्वारा जितना आवेदन राशि मिली रहती है, वो पूरी आवेदन राशि कंपनी वापस कर देगी। ठीक, और 1 महीने के भीतर में वापस करेगी। अगर 1 महीना बीत गया, नहीं वापस किया, तो उस पर कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। तो 4000 अंशों के प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए, शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर दिया गया। शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन किया गया। तो पूरे क्वेश्चन में कितने अंशों का निर्गमन हुआ था? 30,000। आवेदक आए 40,000, 4,000 को रिजेक्ट कर दिया, उनको कोई अंश नहीं दिया गया, बचे 36,000। उन 36,000 आवेदकों को कितने अंश दिए गए? 30,000। आगे बढ़ गए। फिर कह रहे हैं श्री ए जो 600 अंशों के धारक थे, ए इज द होल्डर ऑफ 600 शेयर, आवंटन पर भुगतान नहीं कर पाए। मतलब हमें यहाँ नई मांग से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्यों? मैंने पहले भी कहा है, जब कभी किसी भी व्यक्ति का पहले कुछ पैसा जमा हो चुका हो, मतलब आप ये कह लो कि जिनके कुछ पैसे पहले से एडजस्ट किए गए, यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो जिनके कुछ पैसे एडजस्ट किए गए और आगे चलकर वही कुछ पैसे नहीं दे पाते हैं, तो हमें किस पे निकालना होता है? नई मांग से क्वेश्चन निकालना होता है। ए जो 600 अंशों के धारक थे, आवंटन पर भुगतान नहीं कर पाए, और जब प्रथम याचना पर भी भुगतान नहीं किया तो उनके अंशों को जब्त कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। श्री बी जो 400 अंशों के धारक थे, दोनों याचनाओं पर भुगतान नहीं कर पाए, इसलिए उनके अंशों को जब्त कर लिया। बाद में श्री ए के 400 अंश सहित 800 अंश श्री सी को 11 रुपये प्रति अंश पर पूर्ण भुगतान पर पुनः निर्गमित कर दिए गए, और अमृत लिमिटेड के खातों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ और चिट्ठा तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, आज तक आपने इस पाठ का जितना भी क्वेश्चन पढ़ा, ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, चलिए लगाते हैं। अमृत लिमिटेड, अमृत लिमिटेड नाम की कंपनी है। अमृत लिमिटेड कंपनी ने 30,000 अंश, 30,000 साधारण अंश ₹10 वाले, ठीक, ₹3 प्रीमियम पर, ₹10 वाले ₹3 प्रीमियम पर। ध्यान देना एक एक बार। अमृत लिमिटेड ने 30,000 अंश 10 रुपये वाले ₹3 प्रीमियम पर निर्गमित किए। कैसे निर्गमित किया? एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹6। तो ये 6 नहीं है, ये 3+3 है। 3+3 मतलब ₹3 कैपिटल और ₹3 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर ₹2, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं भाई। फर्स्ट कॉल पर ₹2 और फाइनल कॉल पर ₹2। ठीक, चलिए यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन एडजस्ट कर लेंगे। तो पूरा क्वेश्चन क्या बना? अमृत लिमिटेड नाम की कंपनी है, 30,000 अंश का निर्गमन करती है। अगर मैं पेपर बनाऊँ, सच्चाई ये है कि अगर मैं पेपर बनाऊँ तो मैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे जाऊँ। कारण ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बहुत सारे रूल मिलेंगे, और एक विद्यार्थी के दिमाग की असली परख इस क्वेश्चन में होनी है। ठीक बच्चों, तो अमृत लिमिटेड नाम की कंपनी है, जैसा नाम है अमृत, वैसा क्वेश्चन में अमृत ही अमृत मिलेगा, चिंता मत करिए। अमृत लिमिटेड ने 30,000 अंश निर्गमित किए, वो भी कितने रुपए वाले? 10 रुपये वाले। तो अमृत लिमिटेड ने 30,000 अंश निर्गमित किए, 10 रुपये वाले, ₹3 प्रीमियम पर। आगे बढ़ गए। एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹6, जो ये ₹6 विद प्रीमियम है। तो ₹3 प्रीमियम है तो बचा ₹3 कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर ₹2, फाइनल कॉल पर ₹2। जरा कैपिटल देखते हैं, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। प्रीमियम देखते हैं 3, टोटल हो गए 13। फिर आगे करें 40,000 आवेदक आ गए। हो गई समस्या कि जब कभी कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करे, यदि आवेदक की संख्या उससे ज़्यादा हो तो उसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहता है। तो यहाँ कंपनी ने निर्गमन किया 30,000 और ख़रीदने वाले आ गए 40,000। तो पहली एंट्री कितने से बनेगी? 40,000 से। क्यों? इन 40,000 आवेदकों ने ₹3 कंपनी के पास जमा कर दिया। मतलब कितने रुपए जमा कर दिया? 1,20,000। लेकिन कंपनी ये पूंजी में पैसा ट्रांसफ़र करती है। जब कभी कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलती है
तो 40,000 ने 3 रुपये दिया, 1,20,000 मिला। कंपनी अब ये 1,20,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। जितने अंशों का निर्गमन हुआ होगा उतने अंशों की पूंजी। तो कंपनी ने कितने अंशों का निर्गमन किया? 30,000। तो 30,000 अंशों का 3 रुपये पूंजी, मतलब कितने रुपए पूंजी में ट्रांसफ़र होगा? 90,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। अब यही हो गई समस्या। कंपनी ने पाए हैं 1,20,000 और कंपनी ने कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र किया? 90,000। मतलब कंपनी को कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है? 30,000। कंपनी उसको क्या करेगी? ठीक बच्चों, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा प्रोराटा। लेकिन मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चंस में चूंकि पूरा प्रोराटा तब बनाते जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होते, यहाँ सिर्फ 2 एडजस्टमेंट है ना, प्रोराटा ना बनाकर डायरेक्ट हल कर लेंगे, वो आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे फिर से जान लीजिए क्या कहा गया है। 40,000 के 3 रुपये मिले, मतलब 1,20,000 मिला। 30,000 के 3 रुपये, 30,000 के 3 रुपये कंपनी ने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। अभी बचे कितने? 30,000। वो कैसे एडजस्ट होंगे यहाँ देखते हैं। आवेदक कितने लोग खरीदने वाले हैं? तो 40,000 आवेदक हैं। अंश, कंपनी के पास अंश केवल कितने हैं? 30,000। खरीदने वाले हैं 40,000, कंपनी के पास अंश है 30,000। कंपनी ने 4,000 अंशों को, आवेदकों को कुछ नहीं दिया। जब 4,000 आवेदकों को कुछ नहीं दिया तो इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो 4,000 से 3 रुपये कंपनी ने लिया। इधर आप देखिए हिसाब कितना मिला, इधर आप देखिए कंपनी कितना एडजस्ट करेगी। तो 4,000 से 3 रुपये मिला है। अब बात का ही एडजस्ट करने की, और इनके पास कोई भी अंश नहीं मिला इनको, तो इनका पूरा का पूरा पैसा कंपनी क्या करेगी? वापस करेगी, 12,000 रुपये। अब बचे यहाँ कितने लोग? 40,000 में से 4,000 निकल गए, बचे 36,000 लोग। उन 36,000 लोगों ने 3-3 रुपया कंपनी को दिया है, मतलब उनके कितने रुपए कंपनी के पास पहुँचे हैं? 1,08,000। उनको कंपनी ने शेयर दिया 30,000। तो जब 3 रुपये उनकी पूंजी में एडजस्ट किया तो कंपनी ने कितना एडजस्ट किया? 90,000 पूंजी में एडजस्ट किया। उनका पहला एडजस्टमेंट पूंजी का होता है। तो 30,000 के 3 रुपये पूंजी में एडजस्ट हो गए 90,000। अब वो कह रहे हैं भाई हमने दिया है 1,08,000, 36,000 शेयर खरीदने के लिए उन्होंने 3-3 रुपये 1,08,000 दिया, और आप हमारे एडजस्ट कर रहे हो केवल 90,000। 18,000 कहाँ गए? तो यहाँ पे ये कहा गया कि वो 18,000 रुपये आपके कहाँ एडजस्ट कर दिए जाएंगे? अलॉटमेंट पर। कि जब कभी आपसे आगे रुपया मांगा जाएगा तो हम ये मान ले रहे हैं कि उसमें 18,000 रुपये हमें मिल गए हैं। लेकिन अब एक पल के लिए सोच लेते हैं, ये चीज़ तो आपको आसान दिखी कि 36,000 लोगों ने 3 रुपये दिया, मतलब 1,08,000 दिया। जब 36,000 ने 3 रुपये दिया, मतलब 1,08,000, तो उनमें से आपने 30,000 शेयर का निर्गमन किया, मतलब 90,000 उनकी पूंजी दिखी, 18,000 आपने अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन अलॉटमेंट पर अधिकतम जा कितना सकता है? तो 30,000 शेयर का 6 रुपये अलॉटमेंट, मतलब टोटल अलॉटमेंट कितना हो सकता है? 1,80,000। तो कंपनी 1,80,000 रुपये तक अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकती है। लेकिन अभी तो केवल यहाँ कितना था? 18,000 था। तो आगे चलकर कंपनी 1,80,000 मांगेगी तो ये 18,000 रुपये उसमें से चुका दिए जाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए यहाँ पे आते हैं। इतना समझ में आ गया है। तो पहले 40,000 ने 3 रुपया दिया, 1,20,000 कंपनी को मिला, जिसमें से 30,000 अंशों का निर्गमन किया 3 रुपये के हिसाब से, मतलब 90,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र हुए। फिर बाकी आगे बचा है 18,000 रुपये, वो 18,000 रुपये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुए, और 12,000 रुपये वापस कर दिए गए बैंक के लिए। ठीक बच्चों, अब अलॉटमेंट 6 रुपये, 6 रुपये नहीं है, ये वास्तव में 3 + 3 है, 3 रुपये पूंजी और 2 रुपये प्रीमियम। चलिए इतने पे आता है। अब अलॉटमेंट होगा, 30,000 के 6 रुपये अलॉटमेंट मांगे गए। जब 30,000 के 6 रुपये अलॉटमेंट मांगे गए, मतलब कितना अलॉटमेंट मांगा गया? 1,80,000, जिसमें से 3 रुपये पूंजी मांगी गई, मतलब कितना? 90,000, जिसमें से 3 रुपया प्रीमियम मांगा गया, मतलब कितना? 90,000। अब बच्चों आप यहाँ देखिए 1,80,000 मांगा गया, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, लेकिन इसी अलॉटमेंट में से 18,000 पहले से मिल चुका है। अब कितना मिलना बाकी है? तो मिलना बाकी है 1,62,000। यही हो गई नई मांग। मैंने बार बार आपको बताया है
कि जब कभी कुछ पैसा पहले से मिल चुका हो, ध्यान देना, तो यहाँ पहले से क्या मिल चुका है, अलॉटमेंट, और कितना मिला हुआ है, 18,000। तो जब कुछ पैसा पहले से मिल चुका हो तो कंपनी उस दशा में क्या करेगी, जितना पैसा मांग रही होगी, ये 1,80,000 मांग रही है, लेकिन जब 18,000 पहले से मिल चुका है तो उस 18,000 को वास्तव में घटा दिया जाएगा। तो कंपनी भी तो जान रही है कि हमें कितने रुपए मिलने हैं, 1,62,000 मिलने हैं, वो भी कितने अंशों से, 30,000 से। 1,62,000 मिलने हैं 30,000 से। जब 30,000 से 1,62,000 मिलने हैं, श्री ए 600 अंशों के धारक थे, आवंटन पर भुगतान नहीं कर पाए, 600 अंश का पैसा नहीं मिला। अब अगर आप सोचो डायरेक्ट कि 600 ने 6 रुपये नहीं दिए, मतलब 3,600 रुपये नहीं दिए, लेकिन हम ये कहते हैं जब सबके कुछ पैसे एडवांस पे जमा, अलॉटमेंट पे जमा हुए हैं, तो इन 600 अंशों के भी तो कुछ ना कुछ अलॉटमेंट पे हैं, इसलिए हमें पहले एडजस्ट करना होगा, इसलिए क्वेश्चन नई मांग से निकालना होगा। तो ये इतनी बात समझ में आई, या फिर समझ लो। देखिए मैंने इसीलिए इसको ढक दिया। आपने 1,80,000 रुपये अलॉटमेंट के मांगे, लेकिन उस 1,80,000 के हिसाब से अगर हम सोचते तो 600 अंशों के 6 रुपये नहीं मिले, 3,600 घटा देते। लेकिन जब 3,600 घटा देते तो वो तो टोटल होता। तो जब पहले से उसके कुछ ना कुछ, चाहे 2 रुपये ही क्यों ना जमा हो, इस 18,000 में उसके कुछ ना कुछ तो जमा है, तो हम पूरा नहीं घटा सकते, तो हमें नई मांग से निकालना होगा। मांगा गया 1,80,000, पहले से 18,000 मिल चुका है, माइनस कर देंगे, बचा 1,62,000। 1,62,000 मांगा गया 30,000 अंशों से, तो 600 अंश का पैसा नहीं मिला। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 दूना 6, मतलब ये बना 3,240 नहीं मिला। और अगर यहाँ हम डायरेक्ट घटा देते तो कितना घटा रहे थे, 3,600। हम गलत कर जाते 360 रुपये से। तो 3,240 रुपये नहीं मिले 1,62,000 में से। तो जब 3,240 नहीं मिले तो मिले कितने, 1,58,760 रुपये बैंक अकाउंट। भाई पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाए तो देख लीजिएगा, ये मिस्टेक नहीं है, ये हो सकती है। तो देख चेक कर लेते हैं, 1,58,000 3 1,61,760, ये 1,62,000 सही है। ठीक बच्चों, तो इतना समझ में आया। तो मैंने कब बताया आप ऐसा करेंगे नई मांग, जब पहले से कुछ रुपए जमा हो। ठीक, तो यहाँ पहले से अलॉटमेंट कुछ रुपए जमा था और बाद में वही पैसा जब मांगा जा रहा है तो नहीं दे पाए। पहले 10-5 रुपए दे दिया था, 10 100-200 दे दिया था, बाद में कहा था और देंगे। जब और देने की बात आई तो इनके पास पैसे नहीं बचे, तो ये नहीं दे पाए। तब उनके वो जो पहले से पैसे मिल चुके हैं वो घटा के बाकी से हम दिखाएंगे इतना नहीं मिला, तो वो घट के तब आएगा जब हम नई मांग से निकालते हैं तब। ठीक बच्चों, अब बात आई फर्स्ट कॉल की। जब फर्स्ट कॉल की बात आई तो 30,000 अंशों के 2 रुपये मांगे गए, मतलब कितने मांगे गए, 60,000। यही 600 शेयर का पैसा यहाँ भी नहीं मिला। तो 600 शेयर के 2 रुपये नहीं मिले, मतलब कितने नहीं मिले, 1,200। और एक क्षण और रुकिए, कह रहे हैं श्री एक 600 अंशों के धारक थे, आवंटन पर भुगतान नहीं कर पाए और प्रथम याचना पर भी भुगतान नहीं कर पाए। अब यहाँ क्यों नहीं नई मांग निकली, क्योंकि जो पहले पैसा जमा था वो केवल और केवल किस पर जमा था, अलॉटमेंट पर। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ हो कि अलॉटमेंट भी एडजस्ट हुआ हो, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हुई हो, तो उस दशा में हम यहाँ भी नई मांग निकालते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं श्री ए 600 अंशों के धारक थे, आवंटन पर भुगतान नहीं कर पाए और प्रथम अंशों पर भी भुगतान नहीं कर, प्रथम याचना पर भी भुगतान नहीं कर पाए। इन अंशों को जब्त कर लिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा गया बी जो 400 अंशों के धारक थे, दोनों याचनाओं पर भुगतान नहीं कर पाए। तो मतलब एक बी नाम का व्यक्ति है, वो 400 शेयर खरीदा, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक, तो 400 अंशों के 2 रुपये नहीं मिले, मतलब कितने नहीं मिले, 800। तो 60,000 में 2,000 नहीं मिले, मतलब कितने मिले, 58,000। ठीक बच्चों, ये बैंक, ये फर्स्ट कॉल। लेकिन अब यहाँ आपको सावधानी दिखानी है।
यहीं पे आप रुक जाइएगा, सावधानी ये दिखानी है। तो 30,000 अंशों के 2 रुपए मांगे गए 60,000। ए वही पुराने वाले 600 अंश खरीदे थे, पैसा ये भी नहीं दे पाए, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। फिर एक बी और आ गए, उनकी भी स्थिति खराब हो गई, 400 अंश उन्होंने खरीदा था, उन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो कंपनी ने क्या काम किया, जब एक की 2 बकाया हो गई, एक तो अलॉटमेंट ड्यू हो गई, एक फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, तो कंपनी ने कहा इनका शेयर जब्त कर लेते हैं, मतलब यहीं 600 अंश जब्त हो जाएंगे। अभी ये 400 अंशों के लिए कंपनी इंतजार करेगी, क्योंकि पहली बार पैसा बाकी हुआ, हो सकता है आगे चलकर पैसा दे दें, इसलिए कंपनी इनके लिए इंतजार करेगी। अब कंपनी फाइनल कॉल मांगेगी, लेकिन अब फाइनल कॉल कब मांगेगी, इन 600 अंशों के जब्त हो जाने के बाद। तो फाइनल कॉल केवल कितने से मांगा जाएगा, 29,400 से। ये 29,400 कहाँ से आया पता लगा बच्चों, कुल अंश कितने निर्गमित हुए थे, 30,000। कितने जब्त हो गए, श्री ए के 600 अंश जब्त हो गए, तो अभी भी कंपनी के कितने अंश बचे, 29,400। क्योंकि जब्त होने के बाद अब वास्तव में कंपनी के अंशों का निर्गमन कितना है, 29,400। तो 29,400 से 2 रुपए मांगे गए, मतलब 58,800। अब भी यहाँ 400 शेयर का पैसा नहीं दे पाए, वही ये वाले जो फर्स्ट कॉल नहीं दिए थे, वो फाइनल कॉल भी नहीं दे पाए, तो उनके भी अंशों को अब यहाँ पे जब उनसे पैसे नहीं मिले तो 400 अंश के 2 रुपए, 800 नहीं मिले तो बचे कितने, 58,000। यही 58,000 रुपये मिलेगा, ये बैंक अकाउंट, ये फाइनल कॉल, तो इनके भी अंशों का हरण कर लिया गया। ठीक बच्चों, मतलब इस क्वेश्चन में हमें हरण की एंट्री कितनी बार बनानी होगी, 2 बार। इतना समझ में आ गया। देखिए अब इतना कैलकुलेशन हो चुका है, और ये सब रफ कार्य है, इस पर एक भी नंबर नहीं मिलता, ठीक। लेकिन बिना इतना किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आइए जर्नल बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अमृत लिमिटेड। जर्नल भाई, जर्नल तो आपको याद हो गई होंगी। चलिए हम एक कॉलम नहीं बना रहे डेट का, थोड़ा जगह बचाने का प्रयास है, लो बना ही देते हैं। हाँ भैया, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो इधर आते हैं। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन कितने रुपए मिला, 40,000 के 3 रुपए एप्लीकेशन मिले। तो जब एप्लीकेशन मिला तो कंपनी के पास पैसा आया। तो जब भी कंपनी ट्रांजैक्शन करती है तो कैश ट्रांजैक्शन करती है, तो वो बैंक के थ्रू करती है। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया। और वो भी जब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया, किसके लिए आया, टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया, वो भी किसके लिए आया, शेयर एप्लीकेशन के लिए आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो भी कितने रुपए, 40,000 के 3 रुपए आए, मतलब 1,20,000। अब ये 1,20,000 रुपए पूरे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब जितना उसमें से अंशों का निर्गमन होगा उतना, ठीक, कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो ध्यान देना बच्चों, पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक में पैसा आया इसलिए डेबिट। किस लिए आया, एप्लीकेशन के लिए आया। तो एप्लीकेशन कंपनी की क्या बना, इनकम, इसलिए क्रेडिट। अब एप्लीकेशन का जो पैसा मिला वो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, यही नियम है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन शेयर एप्लीकेशन कितना मिला, 1,20,000। अब यही सावधानी बरतनी है बच्चों, कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे केवल उतने अंशों का पैसा जितने अंशों का निर्गमन हुआ है। तो कितने अंशों का निर्गमन हुआ, 30,000। तो 30,000 के 3 रुपए मतलब कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र करेंगे, 90,000। हो गई दिक्कत। कंपनी को मिला है 1,20,000
और कंपनी ने कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र किया, 90,000। तो 30,000 रुपये जो एक्सेस हैं वो कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे, 18,000 रुपये अलॉटमेंट पर और 12,000 रुपये वापस। तो जितने अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुए 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, और जो वापस हुआ है उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, 2 बैंक अकाउंट। ठीक, ये रहा 18,000 और ये रहा 12,000। आगे बढ़ जाए जी। अब हम आते हैं शेयर अलॉटमेंट पर। तो इतना समझ में आ गया, पहले एप्लीकेशन मिला तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर वही शेयर एप्लीकेशन चूंकि कंपनी के लिए इनकम था, क्रेडिट था, शेयर एप्लीकेशन का पैसा ही शेयर कैपिटल में भेजना होगा, तो शेयर एप्लीकेशन ख़त्म करके हम उसे कैपिटल बनाएंगे। तो ख़त्म करने का मतलब वो क्रेडिट था तो डेबिट होगा। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट तो हो गया, अब शेयर कैपिटल में पैसा भेजना है, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। अब जितना एक्सेस मिला है अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ या तो वापस हुए, और जब वापस हुआ तो कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा गया, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक बच्चों, चलिए अब हम अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट जब भी ड्यू हुआ तो अलॉटमेंट कंपनी के लिए खर्च है, तो एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट का पैसा कंपनी कहाँ भेजेगी, शेयर कैपिटल में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, आपको याद होगा बच्चों, हमने बार बार कहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जहाँ मिलेगा वो शेयर कैपिटल के नीचे मिलेगा। तो अलॉटमेंट मांगा गया, कंपनी के लिए खर्च है भी, डेबिट हुआ। कितने रुपए मांगा गया, 30,000 के 6 रुपये मांगे गए, मतलब कितने मांगे गए, 1,80,000 मान लिया। लेकिन उसमें से 90,000 रुपये कैपिटल है, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, और 90,000 प्रीमियम है, कंपनी के लिए इनकम होगा। ठीक, आगे बढ़ गए। अब पैसा मिला, तो जब पैसा मिला तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। प्यारे बच्चों, अब यहीं आप ठहर जाइए। तो यहाँ देखिए मांगा क्या, 1,80,000। 1,80,000 में से 18,000 पहले से मिल चुका है, तो मिलना कितना बाकी है, 1,62,000। तो यहाँ हम इतना एडजस्ट करके निकाले थे। एंट्री में आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री बनानी होगी कि 1,62,000 मांगा, 30,000 से 600 के पैसे नहीं मिले, 3,240, वो 3,240 माइनस कर देने के बाद बचेंगे 1,58,760। तो हम यहाँ एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो कंपनी के पास आया कितने रुपए, 1,58,760 रुपये, 1,58,760 रुपये। ठीक, अब हम बढ़ते हैं शेयर फर्स्ट कॉल पे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 1,80,000 में से 1,80,000 में से 18,000 पहले घट गया, तो 1,62,000 बचा था। उसके बाद 3,240 नहीं मिला, तो 1,58,760 बचा। अब शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल कंपनी के लिए खर्च है, और फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी कहाँ भेजेगी, शेयर कैपिटल में। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे गए, 30,000 के 2 रुपये, मतलब कितने ड्यू हुए, 60,000। 60,000 ड्यू हुए, 30,000 के 2 रुपये मतलब 60,000 ड्यू हुए। तो कंपनी के लिए शेयर फर्स्ट कॉल खर्च है, इसलिए डेबिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। अब पैसा मिला तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल, जो यहाँ पे 600 अंशों का पैसा नहीं दिए थे, वो 600 अंश का पैसा यहाँ भी नहीं मिला, प्लस एक नए आ गए जो 400 अंश खरीदे थे, वो पैसा नहीं दिए। तो हमें दोनों का दिखाना होगा, माइनस करना होगा। 600 अंश के 2 रुपये नहीं मिले मतलब 1,200, 400 अंश के 2 रुपये नहीं मिले मतलब 800, दोनों मिलके घट गए 2,000, तो बचे कितने, 58,000। तो एंट्री में तो हम 58,000 दिखाएंगे, लेकिन हरण बनाते समय आपको याद रखना होगा कि ये दोनों का अलग अलग हरण होगा, 600 का अलग, 400 का अलग। ठीक, आइए देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा आया कितना, 58,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल
58,000। ठीक बच्चों, अब हम आ गए हरण करने की एंट्री पर। तो यहाँ ये कहा गया कि 600 अंशों के ना तो अलॉटमेंट मिले ना फर्स्ट कॉल मिली, उन 600 अंशों का हरण कर लिया गया। उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई है, तो पहले 600 अंशों का हरण करना होगा। तो चलिए पहले 600 अंशों का हरण करते हैं। तो हरण करने के लिए एंट्री आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपने पढ़ा है कि कैपिटल डेबिट करते हैं। अभी हम सिर्फ 600 अंश की बात कर रहे हैं। 400 अंश के भी तो फर्स्ट कॉल नहीं मिले, लेकिन उनका हरण फाइनल कॉल के बाद होगा। ठीक, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम कितने अंशों को जब्त करने चल रहे हैं? 600। उनकी कितने रुपए पूंजी मांगी गई है? 600 अंशों की बात कर रहे हैं, उनका फर्स्ट कॉल के बाद ही हरण हो रहा है। 3 6 2 8। अभी उनके लिए फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, तो उनके लिए पूंजी कितने रुपए दिखाई जाएगी? केवल 8 रुपए। तो नियम क्या है? सबसे पहले जितने अंशों को जब्त करते हैं पूंजी डेबिट करते हैं कितने से? जितनी मांगी गई हो। तो फर्स्ट कॉल के बाद जब्त कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल तक ही तो दिखाएंगे। तो 600 के 8 रुपये 4,800। अब बात करते हैं प्रीमियम की। अगर प्रीमियम मिल गया तो क्वेश्चन से प्रीमियम समाप्त, और अगर प्रीमियम नहीं मिला तो अभी भी प्रीमियम है। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है, ये बात बताइए। कैसे जानेंगे? अगर मिल गया तो क्वेश्चन से ख़त्म हो गया, फिर यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, और अगर नहीं मिला है तो कैपिटल के नीचे प्रीमियम आएगा। तो प्रीमियम जुड़ा था अलॉटमेंट पे, और इन 600 लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब प्रीमियम नहीं दिया। ठीक, अब ये सोचिए कि कुछ रुपया तो दिया है, तो हम ये मानते हैं कि प्रीमियम नहीं दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 600 अंशों के 3 रुपए, मतलब 1,800। ठीक बच्चों, नहीं मिले। तो अब नियम यह है, जो पैसा ना मिला हो उसे क्रेडिट करते हैं। तो क्या नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला। तो शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए नहीं मिला? 3,240। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिली, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिली। शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए नहीं मिली? 1,200। मतलब ये बना कितने रुपए? 4,440। और ये कितने बचा? 6,600। 48 18 6,600 माइनस कर लेते हैं। 6,600 माइनस 4,440। ठीक, 2,160 रुपये बचे। वो 2,160 रुपये क्या होंगे? शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक बच्चों, तो नियम यही है कि सबसे पहले पूंजी डेबिट करते हैं। पूंजी डेबिट करते हैं कितने से? जितनी मांगी गई हो। फिर प्रीमियम भी डेबिट करते हैं जितना ना मिला हो। दोनों के बाद फिर नियम ये आ जाता है कि अब जो पैसा ना मिला हो उसको क्रेडिट करेंगे। तो अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट क्रेडिट किया। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल क्रेडिट किया। जो शेष बचा शेयर फॉर फ्यूचर में भेज दिया। अब शेयर फाइनल कॉल ड्यू हुई है। अब शेयर फाइनल कॉल ड्यू हुई है कितने अंशों के? 29,400 के। क्यों? यहाँ तक तो ये 40,000 का आवेदक था, लेकिन यहाँ से हो गया 30,000। 600 अंशों ने ये और ये नहीं दिया, ना तो अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया। उन 600 अंशों को यहाँ हरण कर लिया गया। तो अब कंपनी के पास बचे केवल 29,400। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फाइनल कॉल कंपनी के लिए खर्च है टू शेयर कैपिटल। तो शेयर फाइनल कॉल का पैसा कंपनी कहाँ दिखाएगी? शेयर कैपिटल में। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 29,400 के 2 रुपये, मतलब 58,800। 58,800 58,800 मिल गए। ठीक, सॉरी मांगे गए। लेकिन अब पैसा मिलने की बारी आई तो, जब पैसा मिलने की बारी आई तो 400 अंशों के 2 रुपये नहीं मिले। मतलब कितने नहीं मिले? 800। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट। पहले यहाँ ये खर्च था शेयर फाइनल कॉल, इसलिए डेबिट हुआ। पैसा मांग कैपिटल में दिखाया गया, क्योंकि जितना पैसा फाइनल कॉल मांगा गया वो कैपिटल में भेज दिया जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल का पैसा मिल गया है। तो
तो जब शेयर फाइनल कॉल का पैसा मिला तो शेयर फाइनल कॉल 58,800 मांगे गए हैं, लेकिन पैसा 400 अंशों के 2 रुपये नहीं मिले। तो जब 400 अंशों के 2 रुपये नहीं मिले तो कितने बचे? 58,000 यहाँ मिले, 58,000 यहाँ मिले। ठीक, 58,000 यहाँ मिल गए। अब इन 400 अंशों का भी हरण होगा। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हरण करें तो कहाँ करें, हमारा तो बोर्ड ही जवाब दे गया है, तो हम इतना साफ कर देंगे। ठीक, तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं। अब इन 400 अंशों का हरण होगा जिनके फाइनल कॉल भी नहीं मिले। तो यहाँ जब फाइनल कॉल मिला तो कंपनी के लिए इनकम बना, बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल इनकम। अब चाहो तो हम ये डेट वाला कॉलम मिटा लेते हैं भाई, थोड़ी जगह बढ़ा लेते हैं। सारा हिस्सा जगह का ही है भैया, हिस्सा और किस्सा दोनों। अच्छा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, क्या आप जगह ज़मीन नापना जानते हैं? बस ऐसे पूछ लिया। मान लो आपके पिताजी की खतौनी वगैरह आपको मिल जाए, और खतौनी मिलने के बाद आप नक्शे से अपनी ज़मीन नाप के बता लेंगे कि आपकी ज़मीन कितनी है? नहीं बता पाएंगे, सोचिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये चीज़ हो गई। अब हम हरण की एंट्री बनाएंगे। कितने अंशों का हरण होगा? 400 अंशों का हरण होगा। क्यों हरण होगा? क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया। तो जब 400 अंशों का हम हरण करने चल रहे हैं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही नियम वही कहानी सब कुछ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए इनसे मांगी गई है बेटे मिनट? 3 रुपये एप्लीकेशन, 6 रुपये अलॉटमेंट जिसमें 3 रुपये कैपिटल 3 रुपये प्रीमियम, 2 रुपये फर्स्ट कॉल 2 रुपये फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल जब इन्होंने नहीं दिया था तो मतलब इनसे ये 3 रुपये मांगे जा चुके हैं, ये 3 मांगे जा चुके हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट कॉल 2 रुपये, फाइनल कॉल 2 रुपये, तो 3 3 6 2 8 2 10, पूरे 10 मांगे गए हैं। तो 400 अंशों के 10 रुपये मांगे गए, मतलब कितना मांगा गया है? 4,000। फिर नियम ये कहता है कि प्रीमियम की बात कर लो। तो प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है? तीनों ने अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। तो अलॉटमेंट दे दिया मतलब इन्होंने प्रीमियम दे दिया है। तो बचा क्या? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो इन्होंने केवल फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो प्रीमियम मिल चुका है, तो क्वेश्चन से प्रीमियम समाप्त हो जाता है। तो अब नियम ये बचता है बच्चों कि प्रीमियम समाप्त हो गया, क्वेश्चन में नहीं दिखाएंगे। अब जो पैसा ना मिला हो हम उसको दिखाते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिली इनकी, तो 400 अंशों की 2 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, मतलब कितने रुपए नहीं मिली? 800। शेयर फाइनल कॉल भी नहीं मिली, शेयर फाइनल कॉल 400 अंशों के 2 रुपये, मतलब कितने नहीं मिले? 800। जो शेष बचा वो शेयर फॉर फ्यूचर, जो शेष बचा वो शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक, शेयर फॉर फ्यूचर कितने रुपए बचा? 8 8 1600, 4000 ये है, 2,400। ठीक बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। असली समस्या अब आएगी। क्वेश्चन में ये कहा गया 800 अंशों का पुनः निर्गमन होगा। कितने अंशों का? 800 का। अब बच्चों आप ये देखिए, यहाँ फॉरफिट हुए 600 अंश, यहाँ फॉरफिट हुए 400 अंश, तो टोटल फॉरफिट हुए 1000। हो गई समस्या। तो अभी तक आपने नियम ये पढ़ा है कि जितने अंशों का हरण हो उसमें से जितने अंशों का पुनः निर्गमन होता है केवल उतने अंशों का पैसा कैपिटल रिजर्व में भेजा जाएगा। यही सच है। लेकिन यहाँ अब 1000 अंशों का हरण हुआ, 800 अंशों का पुनः निर्गमन हुआ, तो मतलब 800 अंशों के पैसे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। बचे 200 अंश, उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो अभी तक तो हम डायरेक्ट निकाल लेते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 2 लोगों के शेयर हैं, इनके 600 इनके 400। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बाद में श्री ए के 400 अंशों सहित, ए के कितने अंश?
600 थे, में से कितने अंश, 400 अंश पुनः निर्गमित हुए। बाद में श्री ए के 400 अंशों सहित 800 अंशों को श्री सी को 11 रुपए में पुनः निर्गमित कर दिया। तो जब 800 अंश ही पुनः निर्गमित करने हैं तो इनके 600 में से कितने शेयर ले लिए, 400, और इनके 400 में से कितने ले लिए, पूरे 400। तो मतलब इनका ये जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट है ये तो पूरा अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका पूरा निर्गमन हो गया। लेकिन इनका पूरा निर्गमन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम देखिए निकालते हैं 600 अंशों की हरण राशि, 600 अंशों की हरण राशि। तो 600 अंशों की हरण राशि कितनी है, 2160। तो 400 अंशों की हरण राशि कितनी होगी, क्यों? क्योंकि उतने का ही पुनः निर्गमन होना है। तो 2160 है 600 अंश के लिए, तो 400 अंश के लिए कितना होगा, कट, ये आएगा क्षेत्र 18, 3 6 36 360, ठीक, और गुणे 4 भाई 1440 रुपये। कितना आएगा, 1440 रुपये। ये 600 अंशों की हरण राशि होगी, ठीक। ये 600 अंशों की हरण राशि में से 400 अंशों की हरण राशि होगी। ऐसा हमने क्यों किया? तो हमने पहले ही बताया है, जितने अंश जब्त हों उसमें से जितने अंश पुनः निर्गमित होते हैं, ध्यान देना, केवल उनका ही पैसा कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है। जिनका पुनः निर्गमन नहीं होता है उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजा जाता। तो आप ये ना देखो कि 800 अंशों का पुनः निर्गमन हुआ, आप ये देखो कि ए के 600 में से 400 अंशों का पुनः निर्गमन हुआ। तो ए के 600 अंश थे, 2160 रुपये जब्त हुए थे। तो अगर इनके केवल 400 अंश जब्त हुए होते तो कितने रुपए जब्त होते, 1440। अब ये ए के अंशों का पुनः निर्गमन है। बी के अंशों को जरा देख लेते हैं। तो बी के 400 अंशों की हरण राशि, 400 अंशों की हरण राशि कितनी है, 2400, और पूरे पुनः निर्गमित हो गए, मतलब पूरा कितना, ऑल इश्यूड, पूरे पुनः निर्गमित हो गए, तो पूरा अवेलेबल कितना है, 2400। तो जब 800 पुनः निर्गमित हुए तो उनकी हरण राशि कितनी उपलब्ध है, ये 800 अंशों के लिए है, 800 अंशों की हरण राशि। अब जो कुछ भी एडजस्ट होगा इसमें से एडजस्ट होगा, ठीक। फिर जान लो कैसे, 600 अंशों में से कितने अंश का पुनः निर्गमन हुआ, 400, तो उनकी हरण राशि है 1440। 400 में पूरे 400 पुनः निर्गमित हुए तो उनकी हरण राशि है 2400। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 800 अंशों की ये हरण राशि है, और 800 अंशों की हरण राशि कैपिटल रिजर्व में जाएगी। तो पुनः निर्गमन हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट कह रहे हैं, श्री ए के 400 अंश सहित सी को 800 अंश दिए गए। तो जब श्री ए के 400 लिए गए तो बी के भी 400 लिए जाएंगे, तभी 800 पूरे होंगे। और दिए किसको गए, सी को। तो 800 अंश का पुनः निर्गमन किया गया सी को 11 रुपए में, मतलब कंपनी को कितने रुपए मिल गए, 8800। अब कंपनी ने 800 अंशों का निर्गमन कर दिया 11 रुपए में, तो 2 शेयर कैपिटल, कंपनी को कैपिटल कितनी मिलनी चाहिए, 800 अंशों की 10 रुपए, मतलब मिलनी चाहिए 8000। कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है, कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 800। तो यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। यहाँ से तब पैसे लिए जाते जब पुनः निर्गमन होता कटौती पर। तो जब यहाँ से कटौती पर पुनः निर्गमन नहीं हुआ तो ये पूरे के पूरे पैसे बचे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3840। लेकिन बच्चों अब आप एक बात और देखिए, यहाँ 600 अंश का 2160 था, 600 अंशों के लिए कितने रुपए था, 2160। तो 200 अंशों का भी तक पुनः निर्गमन नहीं हुआ, तो उनके पैसे कितने निकल के आएंगे, 720, क्योंकि 1440 रुपये तो चला गया कैपिटल रिजर्व के लिए।
बचा 720 रुपये, वो कहाँ जाएगा? तो वो जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो बैलेंस शीट के पेड अप कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। हमने नियम बताया है, जितने अंशों का पुनः निर्गमन होता है उनका पैसा तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, लेकिन जिनका पुनः निर्गमन नहीं होता उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता, बैलेंस शीट के पेड अप कैपिटल में रहता है। ठीक, आप इतने की एंट्री बना लीजिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों, भाई आप याद रखना, आपके पास स्क्रीनशॉट है, हमारे पास तो सिर्फ एक दिमाग। हमने सारी चीज़ें मिटा दी हैं, अब हमें कुछ पता भी नहीं है। कोशिश करूँगा, ठीक, कोशिश। चलिए, बैलेंस शीट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की अनुसूची 3 के पहले भाग में, ठीक, के फर्स्ट हाफ में बैलेंस शीट दिखाई जाती है। और बैलेंस शीट अब हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल बनती है। ठीक बच्चों, तो अब बैलेंस शीट वर्टिकल बनेगी। चलिए बच्चों, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हमने प्रोफार्मा बना लिया। यहाँ होगा नोट टू अकाउंट, ये करंट रिपोर्टिंग पीरियड होगा और ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड होगा। अब ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनती है, ये पार्टिकुलर। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो पहले बैलेंस शीट डिस्क्रिप्टिव बनती थी, अब नहीं। अब बैलेंस शीट का केवल ग्रैंड टोटल अंदर लिखा जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन पूरा नोट टू अकाउंट में बाहर लिखा जाता है। ठीक, तो कैसे? इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आप क्या दिखाइएगा? चलिए, नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, पहला नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नोट टू अकाउंट में शेयर कैपिटल। तो आइए, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, एक एक। तो शेयर कैपिटल में पहले दिखाई जाती है ऑथराइज्ड, ऑथराइज कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया, डबल अंडरलाइन लगा के छोड़ देंगे, ब्लैंक करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि है, हमें पता नहीं है। अगर डॉट लगा दिया तो गलत कर गए, क्यों कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप डबल अंडरलाइन लगा के खाली छोड़ देंगे। ऑथराइज के बाद इश्यूड, अब यहीं रुक जाइएगा। कितने अंशों का निर्गमन हुआ था? 30,000, 601 फॉरफिट हुए, 401 फॉरफिट हुए, तो बचे कितने? 29,000, और पुनः निर्गमित हो गए 800। तो 29,800 का पुनः निर्गमन, 29,800 का निर्गमन हुआ है। तो इश्यूड हुए 29,800, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। जब वो 600 जब्त किए गए थे तो 8 रुपए के थे, लेकिन जब रीशूट कर दिया तो कितने रुपए में रीशूट कर दिया? 10 रुपए में। तो इसलिए वो पूरे पूरे 10 रुपए के ही हैं। तो 29,800 के 10 रुपए 2,98,000। इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड भी पूरे 29,800 हैं, 10 रुपए वाले, मतलब 2,98,000। ठीक, फिर कॉल्ड अप, इनसे पूरे पैसे मांग भी लिए गए हैं। 29,800 के 10 रुपए मतलब कितने मांग लिए गए? 2,98,000। भाई सबके लिए डबल अंडरलाइन।
क्योंकि बैलेंस शीट केवल और केवल किससे बनती है? पेड अप कैपिटल से। अब यहीं रुक जाना है। तो 29,800 के 10 रुपये मिल भी गए हैं, किसी का कोई बाकी नहीं है। अब कई दो बाकी तो थे, तो बाकी था ना, तो फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिट करने के बाद जब रीशूट किया गया तब तो पूरा मिल गया, तो इसलिए यहाँ कोई बाकी नहीं है। हाँ, शेयर फॉरफीचर आके यहाँ जुड़ जाता है। कितने अंशों का? जो नहीं रीइशूड हुए। तो 200 अंश नहीं रीइशूड हुए थे, 30,000 ना, 30,000 में से 200 फॉरफिट हो गए, लेकिन वो रीइशूड नहीं हुए, उनका पैसा आके यहाँ जुड़ जाएगा। कितने रुपए था? 720। तो 2,98,720 ये आया पेड अप कैपिटल। ठीक, 2,98,720 पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के बाद आंसर में 2,98,000 दिख रहा, शेयर फॉरफीचर नहीं दिखाया, जो कि गलत दिख रहा। शेयर फॉरफीचर के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट होगा नंबर 2। तो नोट टू अकाउंट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत सावधानी बरतिएगा बच्चों। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिला था। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए मिला था? 90,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर उसी में से कितना डेबिट किया गया था? माइनस कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो किसके लिए? जब शेयर फॉरफीचर हुआ था तब उसके लिए कितना माइनस हुआ था? 1,800। ठीक है, 600 के 3 रुपये फिर डेबिट हो गए थे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000 मिला था, 1,800 माइनस हो गया, तो बचा था कितने रुपए? 88,200। और फिर से जब पुनः निर्गमित किया गया था, रीइशूड हुआ था, तो फिर से कितने रुपए मिल गया था शेयर कैपिटल के साथ? तो कितने रुपए आ गया था? 800। तो मतलब टोटल कितने रुपए हो गया है? 89,000 रुपये। ठीक, 89,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। जी, इसका आंसर सही है बुक में, 89,000। इतना समझ में आया? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम था 90,000, अभी रुक जाओ, ये 89,000 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000 था, 90,000 में से 1,800 मिल गया, उस 1,800 पहले से डेबिट कर दिया तो ख़त्म कर दिया। फिर जब रीशूट किया गया तो 800 फिर से मिल गए थे, तो टोटल हुआ 89,000। और प्लस कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए गए हैं? 3,840। ठीक, कैपिटल रिजर्व में कितना गया है? 3,840। तो 92,840। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखाएंगे? 92,840। ये बैलेंस शीट का इधर जोड़ लगेगा। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं इधर असेट साइड में, और कोई है नहीं इसलिए छोड़ दिया उतने पर ही। असेट्स में नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में हम फिक्स्ड असेट्स दिखाते हैं। क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड असेट्स नहीं है। तो नॉन करेंट असेट्स के बाद करेंट असेट्स। तो करेंट असेट्स में हमें दिखाना क्या होगा? नंबर 3 नोट टू अकाउंट, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं जी। तो करेंट असेट्स में हमें दिखाना होगा कैश एट बैंक। करेंट असेट्स में हमें दिखाना होगा कैश एट बैंक। तो चलिए हम कैश एट बैंक दिखाते हैं। नंबर 3 करंट असेट्स, करंट असेट्स, करंट असेट्स, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। जब भी कैश एट बैंक दिखाना हुआ तो कैश एट बैंक में कहाँ से? पहले तो शेयर एप्लीकेशन पर पैसा आया। शेयर एप्लीकेशन पर कितने रुपए आए थे? 1,20,000। लेकिन उधर ही कितना माइनस हो गया था? 12,000, जिनको शेयर नहीं दिया गया था। ठीक बच्चों, फिर शेयर अलॉटमेंट पर पैसा आया। शेयर अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगे गए थे? 1,80,000, जिसमें से पहले से 18,000 मिल चुके थे, बच्चे थे 1,62,000। 3,240 नहीं मिला था, तो 1,58,760 बचा था। 1,58,760। फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना मिला? फर्स्ट कॉल मांगी गई थी 30,000 के 2 रुपये 60,000,
1201 नहीं मिला था, 600 के 2 रुपये, 400 के 2 रुपये, मतलब 2000 नहीं मिला था तो मिला था 58,000। फाइनल कॉल मांगी गई थी 58,800, 800 नहीं मिले थे तो कितने मिले थे? 58,000। आप सबके बैंक अकाउंट जोड़ते चलिएगा। और जब रीशूट किया गया तो फिर से वहाँ पैसा मिला कितने रुपए? 8,800। चलिए इतना जोड़ लगाते हैं। भाई पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो हम तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी करिएगा। ठीक, चलिए तो 1,08,000 प्लस 1,58,760 प्लस 58,000, 58,000 दो बार, 58,000, 58,000 और प्लस 88,100। ठीक बच्चों, 3,91,560, 3,91,560। ये तो आंसर बैलेंस शीट में भी आ रहा है, आंसर की बुक में भी। ये ज़रा जोड़ें 3,91,560 है कि नहीं है, क्योंकि इसका आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक, 2,98,720 प्लस 92,840, 3,91,560। अगर इतना आ चुका है, बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का जोड़ बराबर है, तो आप खुद समझदार हैं कि बुक के आंसर को आपको क्या करना है। पेड अप कैपिटल उन्होंने 2,98,000 दिया है, 2,98,720 नहीं दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आज का क्वेश्चन, ये रही उसकी बैलेंस शीट, और वाकई लगा होगा आपको कि हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक, और यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं। ठीक बच्चों, जो 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो आपको परखेंगे ज़रूर। तो आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते इन सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढिए, कहीं और नहीं, सिर्फ अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ज़रूर से ज़रूर करिए। आप लोगों को बताइए कि भाई दिग्विजय कॉमर्स क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी क्लासरूम पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई से बेहतर आपको ऑनलाइन पढ़ाई दे रहा है। वो हमसे जुड़ें और अपनी पढ़ाई को बेहद ही बिंदास तरीके से पूरा करें। ठीक बच्चों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो सबसे पहला तो आपको साधुवाद, और आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। ठीक बच्चों, तो चलते हैं, अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।